Hello friends, welcome to the Isnia E-Medical classes. Today we will discuss about wound healing. First we will discuss about introduction of the wound healing. Wound healing refers to a living organism replacement of destroyed or damaged tissue by newly produced tissue. wound healing की जो प्रोसेस होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकती है. इस प्रोसेस में जो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया होता है वो न्यूली प्रोड्यूस्ड टिश्यू से ये रिप्लेस कर जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वुंड हीलिंग. इन वुंड हीलिंग सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस. जब वुंड हीलिंग की प्रोसेस हो रही होती है, मतलब जब अपना वुंड हील हो रहा होता है, तो बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं वो प्लेस करते हैं. Next one, definition of the wound healing. Wound healing is the process that the skin goes through as it repairs damage from wounds. wound healing की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, वुंड जो होता है वो रिपेयर करता है जिस कंडीशन में वो पहले होता है. तो वुंड हीलिंग में क्या हो रहा है, वुंड हीलिंग में स्किन जो है वो रिपेयर करती है जिस कंडीशन में वो पहले होती है उस कंडीशन में वापस जाती है. वुंड हीलिंग इज ए प्रोसेस इन दैट बॉडी ट्राई टू अचीव एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी ऑफ द इंजर्ड पार्ट एंड रीस्टोर द फंक्शन. वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, बॉडी अपनी जो पोजीशन पहली एनाटॉमिकल पोजीशन जैसी होती है और जैसे उसके फंक्शंस होते हैं उस वाली पोजीशन में वापस जाती है. तो वुंड हीलिंग क्या है? वुंड हीलिंग इज अ प्रोसेस इन दैट बॉडी ट्राई टू अचीव एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी. मतलब बॉडी जो है वो कोशिश करती है अपनी पुरानी वाली एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस जाने की जिस पार्ट में वो इंजर्ड हुई है और उस पार्ट के वो फंक्शंस को रिस्टोर करने की. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वुंड हीलिंग. नेक्स्ट वन, स्टेजेस एंड द फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग. तो जब वुंड हीलिंग होती है तो ये कुछ स्टेजेस में होती है, मतलब कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं. वुंड हीलिंग एज ए नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द ह्यूमन बीइंग. वुंड हीलिंग जो होती है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, मतलब ये नॉर्मल इसको हम कंसीडर करते हैं सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है अगर उसको कोई भी पार्ट में इंजरी हो गई है तो. इज़ अचीव थ्रू 4 प्रिसाइजली एंड हाईली प्रोग्राम्ड फेज. जो ये अचीव होती है ये 4 फेजेस में अचीव होती है. कौन कौन सी फेजेस होती हैं? फर्स्ट वन हीमोस्टेसिस, नेक्स्ट वन इन्फ्लामेशन, थर्ड वन प्रोलिफरेशन एंड द नेक्स्ट वन रिमॉडलिंग फेज. स्टेजेस ऑफ द वुंड हीलिंग कैसे कैसे करके हो रही है? फर्स्ट फेज कौन सी है हमारी? हीमोस्टेसिस. इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो रुकने की कोशिश करता है. हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड जो होगा वो अपना रुकने की कोशिश करेगा अगर उस पार्ट में ब्लड प्रेजेंट है तो. नेक्स्ट वन क्या होता है? इन्फ्लामेटरी फेज. इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता है, वहाँ पे मैक्रोफेजेस जो होते हैं वहाँ की डैब्रिस को खा लेते हैं जाके और वहाँ पे स्कैब का फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट वन क्या होती है? थर्ड फेज प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेटिंग होता है, मतलब वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट जो होता है फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं वो बन जाते हैं. नेक्स्ट वन क्या होता है और लास्ट वन क्या है हमारा? रिमॉडलिंग फेज. रिमॉडलिंग फेज में क्या होता है, वहाँ पे जो फ्रेशली हील्ड डर्मिस होगी वहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगी, मतलब वहाँ पे हल्का हल्का सा रेडनेस जैसा प्रेजेंट रहेगा और फ्रेशली हील्ड एपिडर्मिस भी प्रेजेंट रहेगी, मतलब डर्मिस भी होगी वो भी फ्रेशली हील्ड होगी और जो एपिडर्मिस लेयर हमारी होगी वो भी कैसी होगी? फ्रेशली हील्ड होती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द फेजेस इन डिटेल. फर्स्ट वन हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस के अंदर क्या हो रहा है? हीमोस्टेसिस इज द फर्स्ट स्टेज. ये हमारी वुंड हीलिंग की फर्स्ट स्टेज होती है. इन वुंड हीलिंग दैट कैन लास्ट फॉर 2 days. वुंड हीलिंग की प्रोसेस में ये 2 दिन के लिए समथिंग हो सकती है. As soon as there is a wound on the body, the blood vessel in the wound area constrict to reduce the blood flow. तो क्या होता है, अगर हमारे कोई भी एरिया में वुंड प्रेजेंट है तो वहाँ की ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट होके ये वहाँ का जो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ के ब्लड फ्लो को ये रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं. दिस इज़ नोन एज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं हम? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. नेक्स्ट वन इन्फ्लामेटरी फेज. इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता है? इन्फ्लामेशन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग. ये हमारा जो वुंड हीलिंग की फेज है ये सेकेंड फेज होती है. इट अकर्स विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर इंजरी. ये कब होती है? हमारे 24 घंटे इंजरी को हो जाए उससे के बाद ये स्टार्ट होती है. इट कैन लास्ट फॉर अप टू 2 weeks इन नॉर्मल वुंड एंड सिग्निफिकेंटली. ये कब स्टार्ट होती है? ये जस्ट
2 वीक तक हमारा जो होता है ये कंटिन्यू चलती रहती है, और जब तक ये वुंड हमारा हील नहीं अच्छी तरीके से मतलब हीलिंग की प्रोसेस में नहीं पहुंच जाता अच्छी तरीके से, तब तक ये चलती रहती है। इट इज़ लॉन्गर इन क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड। अगर कोई वुंड जो है वो क्रोनिक कंडीशन में है तो ये फेज जो होती है ये जो नॉर्मल फेजेस से ये लॉन्गर भी जा सकती है। Next one, there are 3 main stages of inflammation which can each vary in intensity and duration। जो इन्फ्लामेशन की फेजेस हैं वो 3 फेजेस होती हैं, ये अपने अपने ड्यूरेशन में और इंटेंसिटी में ये सारी फेजेस जो होती हैं ये वैरी करती हैं। फर्स्ट फेज क्या है हमारी, एक्यूट फेज। एक्यूट फेज में क्या होता है, इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग प्रेजेंट होती है जहाँ पे भी हमारा वुंड हुआ है। फिर क्या है सब एक्यूट फेज। सब एक्यूट फेज में क्या होता है, रीजनरेटिव स्टेज। तो इसमें क्या करता है, जो ऑर्गन जो है वो डैमेज हुआ है, मतलब जो पार्ट टिश्यू डैमेज हुआ है वो क्या करने की कोशिश करता है, रीजनरेट करने की कोशिश करता है। वहाँ के टिश्यूज़ जो होते हैं वो रीजनरेट करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट वन, क्रोनिक फेज। क्रोनिक फेज में क्या होता है, स्कार टिश्यू मैचुरेशन एंड रिमॉडलिंग स्टेज। क्रोनिक फेज में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट था जहाँ पे डैमेज हुआ था वहाँ पे क्या बन जाएगा, स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। एंड रिमॉडलिंग स्टेज, ये किसके अंदर जाता है, फिर ये रिमॉडलिंग स्टेज के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट वन, प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज में क्या हो रहा है, द प्रोविजनल बोन मैट्रिक्स फॉर्म ड्यूरिंग हीमोस्टेसिस इज रिप्लेस बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू। इन्फ्लामेशन में क्या हुआ था, एक स्कार जैसा फॉर्मेशन हो गया था, वहाँ पे सारे मैक्रोफेजेस आके वहाँ पे जो वहाँ की डेब्रिस होती है वहाँ पे खा लेते हैं वहाँ को। तो उसके बाद में क्या होता है, एक ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब फिब्रोब्लास्ट जैसा प्रेजेंट हो जाता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिब्रोब्लास्ट। ये किसके बने हुए होते हैं, फिब्रोब्लास्ट के, ग्रेन्यूलोसाइट के, मैक्रोफेजेस के बने हुए होते हैं, ब्लड वेसल्स से बने हुए होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स विद कोलेजन बंडल, और कोलेजन बंडल से मिलके बने हुए होते हैं, विच पार्शली रिकवर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वुंड स्किन। ठीक है, तो ये क्या कवर करने की कोशिश करते हैं, ये रिकवर करते हैं जो हमारी बॉडी में वुंड हुआ है उसको ये रिकवर करने की कोशिश करते हैं और पुराने वाली पोजीशन में ये वापस भेजने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन, रिमॉडलिंग फेज। रिमॉडलिंग फेज में क्या होता है, बिगिन 2-3 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द लीजन एंड कैन लास्ट फॉर 1 ईयर और मोर। ये कब स्टार्ट होती है, ये 2 से 3 वीक के बाद स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो लीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब जो कंडीशन किसकी आ गई, फिब्रोब्लास्ट जो है वहाँ पे फॉर्म है, मतलब एक स्कार जैसा टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट है। ये समथिंग कब तक जा सकती है, ये 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा तक भी जा सकती है। द कोर एम ऑफ द रीमॉडलिंग स्टेज टू अचीव द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ टू रीऑर्गेनाइजेशन डिग्रेडेशन। तो ये हमारा मेन एम क्या होता है रिमॉडलिंग फेज का, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब जो टोनिसिटी वहाँ की लूज़ हुई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वहाँ की जो ख़त्म हुई है वो वापस आ जाए, एंड रीसिंथेसिस ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जो और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हमारा डैमेज हुआ है, मतलब उस पार्ट का जो मैट्रिक्स ख़त्म हो गया है वो भी उसका क्या हो जाए, रीसिंथेसिस होके वो वापस आ जाए। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस होती है उसको ये इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर में क्या प्रेजेंट रहेगा, इन्फेक्शन। अगर पर्सन को कोई सीवियर इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो वो क्या होगा, हीलिंग की प्रोसेस को वो इम्पैक्ट करेगा। मतलब अगर उसको इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो प्रोसेस को स्लो कर देगा। अगर उस एरिया में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है तो वो भी उसको इम्पैक्ट करेगा, उसकी वजह से जो हीलिंग की प्रोसेस होगी वो स्लो हो जाएगी। मोबिलिटी, अगर वो कंटिन्यूअस जहाँ पे वुंड प्रेजेंट है, पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअस उस एरिया को मूव कर रहा है और उस एरिया में ज़्यादा मोबिलिटी प्रेजेंट है तो वो भी उसको वुंड हीलिंग को इम्पैक्ट करेगा। फॉरेन बॉडी, अगर किसी फॉरेन बॉडी ने अटैक किया है तो वो भी उसको इम्पैक्ट करेगी हीलिंग में। सेल्यूलर हाइपोक्सिया, अगर वहाँ पे जो ब्लड है और ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है तो वो भी वुंड हीलिंग की प्रोसेस को इम्पैक्ट करेगी। टम्बाकू यूज़, अगर वो पर्सन है जिसके अंदर वुंड हीलिंग हो रही है वो टम्बाकू यूज़ करता है तो वो भी वुंड हीलिंग को इम्पैक्ट करेगी। स्टेरॉयड थेरेपी, अगर किसी ने स्टेरॉयडल थेरेपी वो पहले से ले रहा है या फिर उसने लेना स्टार्ट किया है तो लंबे टाइम तक स्टेरॉयडल थेरेपी देने पे वो भी इम्पैक्ट करती है, अगर कोई भी इन्फेक्शन जो है वो हील हो रहा है तो।
सिस्टेमिक फैक्टर में क्या इम्पैक्ट करेगा, अगर किसी पर्सन की एज है वो ओल्ड एज में है या फिर वो छोटा बच्चा है तो वो क्या करेगा, उसको वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो होगी वो इम्पैक्ट करेगी हील होने में। न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर किसी पर्सन का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो वीक है, फॉर एग्जांपल वो प्रोटीनियस डाइट नहीं लेता है तो वो भी क्या करेगा, वुंड हीलिंग की प्रोसेस को स्लो कर देता है। विटामिन डिफिशिएंसी, अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन के की डिफिशिएंसी है, विटामिन सी की डिफिशिएंसी है तो वो भी वुंड हीलिंग की प्रोसेस को स्लो कर देता है। इम्यून स्टेटस, अगर किसी का पर्सन का इम्यून जो सिस्टम है वो वीक है तो वो भी पर्सन की वुंड हीलिंग की प्रोसेस को स्लो करेगा। डायबिटीज़ से अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो वो भी उसकी ग्रोथ को स्लोअर कर देता है और बहुत मुश्किल से वो वुंड होता है वो रिकवर होता है। डिजीज़, अगर कोई पर्सन जो है वो अनदर डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उसकी भी वुंड हीलिंग की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वुंड हीलिंग। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकती है वुंड हीलिंग हमको, इन्फ्लामेशन, सिस्ट बन सकता है, वहाँ पे एक फॉर्मेशन हो जाएगा, सिस्ट बन जाएगा। कीलॉइड फॉर्मेशन, वहाँ पे क्या होगा, स्कार जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट टिश्यूज़ जो होते हैं वो कीलॉइड फॉर्मेशन कर लेते हैं, कुछ ऐसे करके रिजेंबल करता है, बहुत गंदा सा फॉर्मेशन वो बना लेता है। इंसीजनल हर्निया, इसमें क्या होता है, जो अगर हर्निया उसको हो रहा है, अगर उसका वुंड है वो हील नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे ऑर्गन में जाके वो शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन, स्कार फॉर्मेशन, वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन प्रेजेंट हो सकता है। और पिगमेंटेशन, पिगमेंटेटेड एरिया हो जाता है, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे वहाँ पे पिगमेंट जैसे ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट हो जाते हैं जिस एरिया में उसको वुंड प्रेजेंट है। Thank you so much class. That's all for today. If you like my video, kindly subscribe my channel and do like and comment below.